गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पीछे वाली क्लास में आपको दैनिक जीवन में रसायन में आपको अम्ल, क्षार व लवण के सामान्य गुणों के बारे में बताया गया। ठीक है, अम्ल की डेफिनेशन बता दी थी आपको, क्षार की डेफिनेशन बता दी थी। ठीक है, लवण की डेफिनेशन भी आपको ये बताया था कि आपस में जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो अपना टॉपिक होगा वो ये होगा कि मैंने आपको ओर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार के बारे में बताया। आज का जो टॉपिक है वो ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना। ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल व क्षार किसे कहते हैं, ये टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना। ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना। अम्ल व क्षार के लिए ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना। तो देखो स्टूडेंट, अम्ल व क्षार के लिए ब्रोस्टेड-लोरी की उन्होंने क्या बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं, क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि अम्ल के लिए H2O प्लस से NH3 ले लिया। ठीक है, H2O जल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, H2O प्लस से NH3 हो गया। ठीक है, H2O प्लस से NH3 हो गया तो आपके पास बनेगा NH4 प्लस से यहाँ आपके पास बन जाएगा NH4 प्लस से आपके पास यहाँ आगे वाला जो बनेगा वो बनेगा OH माइनस। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसके बाद है यहाँ से देखिए, इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्राही हो रहा है, प्रोटॉन ले रहा है। ठीक है, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही है, इसका मतलब ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। ठीक है, H2O ये है, ये क्या है, प्रोटॉन दाता है। ये क्या है, प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता है तो इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। ठीक है, इसके बाद आपके पास HCl की अभिक्रिया H2O से करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जल से करवा रहे हैं। HCl की अभिक्रिया H2O से करवा रहे हैं। HCl की अभिक्रिया H2O से करवाएंगे तो आपके पास बनेगा Cl माइनस H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, HCl प्लस H2O आपके पास बनेगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस आपके पास पहले देखो क्या बन रहा था, पहले आपके पास HCl है वो हो जाएगा प्रोटॉन दाता। क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का यहाँ से त्याग कर रहा है तो ये हो जाएगा प्रोटॉन दाता। ठीक है, प्रोटॉन दाता हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अम्ल हो गया। ये ले रहा है, प्रोटॉन ग्राही है
ग्राही, प्रोटॉन ग्राही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, तो समझ गए। अम्ल व क्षार की ब्रोस्टेड लोरी जो संकल्पना है वो क्या होती है। ठीक है, अम्ल व क्षार के लिए ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना के लिए क्या होता है कि अम्ल होते हैं प्रोटॉन के दाता। अम्ल क्या होते हैं, प्रोटॉन के दाता होते हैं, और क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन के ग्राही होते हैं। क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। समझ गए। यहाँ आपके पास इसके बाद है HCl प्लस H2O। यहाँ जल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। NH3 स्टूडेंट होता है अमोनिया, NH4 होता है अमोनियम। ठीक है, NH4 क्या होता है, अमोनियम होता है, और NH3 होता है वो होता है अमोनिया। ठीक है, इसके बाद है अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। ठीक है, अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। ठीक है, अब देखो अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। अम्ल व क्षार की लुईस अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले। ठीक है, क्षार कहलाते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने वाले। समझ गए स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे BF3 है, BF3 की जो रिएक्शन है वो करवा रहे हैं NH3 के साथ, NH3 के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। ठीक है, ये आपके पास पहले भी क्षार था और ये था अम्ल। ठीक है, आ गया आपके पास। इसके बाद है F3B। F3B प्लस आपके पास आ जाएगा NH3। ये रिएक्शन होगी आपके पास। ठीक है, BF3 की अभिक्रिया करवा रहे हैं NH3 के साथ, तो आपके पास F3B प्लस NH3 बनेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, आप अब इसकी आपने जो परिभाषा देखी है वो क्या है, क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म रहा आपके पास, ये क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, अब देखो जिनका अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक का मतलब होता है अंतिम कक्षक, जिनका अष्टक पूर्ण होता है वो क्या
लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे BF3 AlCl3 एल्युमिनियम क्लोरेट Mg+2 Na+, ये क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अम्ल की अभिक्रिया धातु से, ये इसके सामान्य गुण हो गए भाई, ये क्या हो गए? सामान्य गुण हो गए और परिभाषा हो गई। ठीक है, अब करवाएंगे इनकी रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स के साथ अम्ल जो होते हैं वो किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाने पर, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाने पर, ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाएं। अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाने पर, तो सबसे पहले आपके पास अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाने पर धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा इसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। समझ गए? अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाने पर धात्विक ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। एग्जाम्पल के रिएक्शन के लिए देखो, आप रिएक्शन करते हैं, पहले अम्ल लेंगे H2SO4 प्लस जिंक धातु हो गई। ठीक है, ये आ गया आपके पास ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो गई? उत्सर्जित हो गई। ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस है वो क्या है? उत्सर्जित हो गई। ठीक है, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम एक इस प्रकार की प्रश्नली लेंगे। ठीक है, इस प्रकार की प्रश्नली ली हमने। ठीक है, इस प्रकार की प्रश्नली ले लिया आपने। अब इस प्रश्नली के अंदर आप अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। डाल दिया इस प्रकार की प्रश्नली के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इस प्रकार की पाइप डाल करके और इसको क्या कर देंगे? वायुरुद्ध कर देंगे। इस प्रकार की पाइप डाली आपने, पाइप डाल करके इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वायुरुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसका संपर्क आप इस प्रकार से लेकर के जाएंगे। आ गया, यहां आप एक पानी का टब रखेंगे। क्या रखेंगे? पानी का टब रख दिया आपने, इस प्रकार से रख दिया, ये रखा। ठीक है, इसको आप जल से पूर्ण भरेंगे। जल से पूर्ण भरने के बाद आप इसमें साबुन या जो डिटर्जेंट है वो मिला देंगे। इस प्रकार से मिला दिया। मिला करके आप इसमें जिंक धातु के कुछ टुकड़े डालेंगे और इसको तुरंत प्रभाव से वायुरुद्ध कर देंगे। ठीक है, तुरंत प्रभाव से आप क्या कर देंगे? वायुरुद्ध कर देंगे। वायुरुद्ध करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें साबुन का जो विलयन है उसमें बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं। बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं। अब इन बुलबुलों के पास आप इस प्रकार से जलती हुई मोमबत्ती
ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के गए आप, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बुलबुले ओ या फट फट की ध्वनि के साथ समाप्त हो रहे हैं। आप क्या देखेंगे कि ये बुलबुले पो या फट फट की ध्वनि के साथ क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि फट फट की ध्वनि के साथ समाप्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। कौन सी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे आपके पास ये रिएक्शन हो गई। अब देखिए आपके पास अम्ल की अभिक्रिया आपने करवाई है, अब क्षार की अभिक्रिया करवा के देख लेते हैं। NaOH की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाते हैं तो आपके पास बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम जिंकेट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, उत्सर्जित हो गई। ठीक है, सोडियम जिंकेट क्या हो गया, ये सोडियम जिंकेट हो गया Na2ZnO2। ठीक है, यहाँ अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, सोडियम के 2 हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे, सोडियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, Zn का 1 है तो Zn का 1 कर देंगे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद है कि यहां तक आ गया आपके पास। अब देखिए एक तो होता है धात्विक ऑक्साइड और एक होता है अधात्विक ऑक्साइड। ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, एक तो होता है धात्विक ऑक्साइड और एक होता है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड होता है जैसे आपके पास CO2 हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, SO2 हो गया। ये सभी क्या हैं, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अधातुओं का दहन करने पर, अधातुओं का दहन करने पर अधात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं जो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर या धात्विक ऑक्साइड या धातु का दहन करने पर बना हुआ धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। समझ गए, अधात्विक ऑक्साइड और धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आपके पास धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर, ये आपके पास प्राप्त हो गया ना। अब ये आपके पास धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है ना, जैसे धात्विक ऑक्साइड है CaO, MgO, CuO, ZnO। ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं।
होते हैं ना। अब इनकी अभिक्रिया आप करवाएंगे अम्ल के साथ, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो कहने का मतलब ये है कि धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसके बाद है अधातुकी ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते। एक ही बात है, अधात्विक ऑक्साइड की कर लो, धात्विक ऑक्साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अधात्विक, ये धात्विक ऑक्साइड हो गया। अब आप करवा रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड, मतलब CO2 की अभिक्रिया। CO2 की अभिक्रिया आप करवा रहे हैं CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा, ये होता है चूने का पानी। क्या होता है, चूने का पानी होता है। तो ये आपके पास हो गया क्या, लवण तथा जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे आप कैल्शियम है, चूना होता है ना, सफेदी करने के लिए लेकर के आते हैं, जैसे Ca प्लस H2O। ठीक है, आगे आपके पास तो CaO बनेगा, उसकी अभिक्रिया आप करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप करवाएंगे तो आपके पास ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिन बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH की ट्वाइस। ठीक है, CaOH की ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल है वो बाहर उत्सर्जित होगा। समझ गए। इसके बाद है आपके पास अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया परस्पर करवाने पर अम्ल व क्षार अपने अपने गुण नष्ट कर लेते हैं तथा लवण व जल प्राप्त होता है, जिसे क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपके पास pH स्केल। ठीक है, pH स्केल, पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड pH स्केल। इसका आविष्कार 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने
किया था। किसने किया था? 1909 में सोरेनसन ने 1909 में किया था। ठीक है, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के साधारण ऋणात्मक लोगेरिथम मान को, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम मान क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम मान जो होता है वो क्या होता है? पीएच होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम मान पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लोगेरिथम मान जो होता है वो क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अर्थात पीएच बराबर क्या होता है? -log10 H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा -log10H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, H+ आयन की क्या हो गया? यहाँ सांद्रता हो गया। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक लोगेरिथम मान जो होता है इससे आप उसका क्या निकालेंगे? किसी भी पदार्थ का पीएच मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये आ गया। ठीक है, पीएच बराबर -log10H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपके पास विलयन में जो H+ आयन होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन होता है। एक होता है हाइड्रोनियम आयन, एक क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन H3O+। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O+ होता है। ठीक है, अब देखिए H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होगा। तो मैं सबसे पहले आपके पास एक पीएच स्केल बना देता हूं। ठीक है, ये होती है एक पीएच। ठीक है, ये पीएच स्केल हो गया आपके पास। ठीक है, इसके अंदर ये जो मान होता है वो होता है स्थिर, उदासीन, न्यूट्रल बिंदु। ठीक है, उदासीन बिंदु। ठीक है, इसमें 0 से लेकर के 14 तक मान होते हैं। ठीक है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7
11, 12, 13, 14 इस प्रकार से मान होते हैं। ठीक है, तो ये होती है इधर से तीर के निशान के द्वारा, समझ लेना, बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति। ठीक है, ये आ गया, बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति। ये तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति हो गई, और ये हो गई बढ़ती हुई क्षारीय प्रवृत्ति। बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति और बढ़ती हुई क्या हो गई, ये क्षारीय प्रवृत्ति हो गई। ठीक है, इसमें 1 से लेकर के 14 तक मान होते हैं। 1 से लेकर 0 से लेकर के या 1 से लेकर के 6.9 तक के जो मान होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के। ठीक है, कौन से होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के। ठीक है, वो किसके होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और 7 वाला जो होता है वो होता है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7.1 से लेकर के और 14 तक जो मान होता है वो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। ठीक है, अब इसके अंदर जो पदार्थ हैं उनमें पीएच मान है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है तथा विभिन्न पदार्थों के पीएच मान के बारे में आपको आगे वाली कक्षा में बताएंगे। ठीक है।